हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उन थ्रेट्स के बारे में जो हमारे डाटा को होते हैं जब भी हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 4 जो है उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स एंड चैप्टर 12 दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। चैप्टर 11 दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया है। चैप्टर 12 का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। चैप्टर 12 जो है वो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि जब भी हम ऑनलाइन डाटा यूज कर रहे हैं तो हमारे डाटा को कौन कौन से थ्रेट्स जो हैं वो होते हैं और हम उसे किस किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। यूनिट 4 जो है वो हमारे एग्जाम्स में 10 मार्क्स की आने वाली है, तो ये हमें एग्जाम में 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट की यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जब भी हम इंटरनेट यूज़ करें, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और हमें कौन कौन से सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखना है जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो वही सब हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 12 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने वायरसेस और स्पाईवेयर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम एडवेयर, स्पैमिंग और पीसी इंट्रूजन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एडवेयर, एडवेयर होते क्या है, नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। एड क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट्स। तो एडवेयर जो है वो उसी से मिलता जुलता होता है। These are the programs that deliver unwanted ads to your computer. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या इवन फोन में जब हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, कई बार बहुत सारी एड्स आती रहती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं, जनरली इन पॉपअप फॉर्म्स। और जनरली वो एड्स जो हैं वो पॉपअप्स की फॉर्म में होती हैं और कई तो इलीगल होती हैं, जिन पे अगर आप गलती से क्लिक कर देते हो तो वो आपको किसी रैंडम वेबसाइट पे लेके जाती हैं जो कि शायद पेज लोड भी नहीं हो रहे होते। दे कंज्यूम योर नेटवर्क बैंडविड्थ, और ये एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो हमारी नेटवर्क बैंडविड्थ को कंज्यूम करती हैं, जिससे कि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। Adware is similar to spyware, however, it may be installed with your consent. Adware जो है वो स्पाईवेयर की तरह ही होते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है कि एडवेयर्स जो हैं वो हमारी कंसर्न से इंस्टॉल किए जाते हैं, यानी कि हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, हमें पता होता है। So it is advised that you thoroughly read installation agreement बिफोर यू अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। और इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसका इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन अलाउ करनी चाहिए। अब एडवेयर से हमारे सिस्टम को क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एडवेयर ट्रैक इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर। तो ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि एडवेयर्स जो हैं वो स्पाईवेयर की तरह ही होते हैं और वो भी हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने का काम करते हैं। एडवेयर ट्रैक्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर डाटा एंड कंप्यूटिंग हैबिट्स टू प्रोड्यूस टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सच एज पॉपअप एड्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। जो एडवेयर्स होते हैं वो हमारे डाटा को, हमारी कंप्यूटिंग हैबिट्स को ट्रैक करते रहते हैं ताकि वो हमारी लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स प्रोड्यूस कर सकें जिसके लिए हम टारगेटेड हों। जनरली पॉपअप्स की फॉर्म में होती हैं और ये
अब यहाँ पे इस चीज का क्या मतलब है कि हम किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट हों। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अपने फोन में कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लाइक सपोज आपने अपने फोन में मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को सर्च किया, तो उसके बाद आप देखेंगे ये चीज कि आप फेसबुक अगर यूज कर रहे हैं, वहां भी आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, वहां भी आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो नजर आएंगे। आप कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें भी पॉपअप स्क्रीन में आपको उसके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। सिमिलरली अगर आपने ऑजीवा के बारे में कुछ सर्च किया है, ऑरिक के प्रोडक्ट्स को सर्च किया है, कोई भी फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया है, तो आपने एक या दो बार अगर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च किया है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको हर साइट पे जो है वो मिलने लगेगी। तो क्या होता है कि एडवर्स जो है उन्होंने क्या किया, पहले हमारे डाटा को, हमारी कंप्यूटिंग हैबिट्स को जो है वो ट्रैक किया कि हम किन प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं, और फिर क्योंकि उन सर्चेस से उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली कि हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाह रहे हैं, हम इनके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हमें बार बार उन्हीं की एडवर्टाइजमेंट्स मिलने लगी। डिस्प्ले एरेज ऑफ अनोइंग एडवर्टाइजिंग, हमें कई बार बहुत अनोइंग एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो रिपीटेडली मिलती रहती है। When infected with adware, you will likely see frequent pop-ups ads appear out of nowhere. This may even happen every time you open your web browser. कई बार जब हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, तो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली अलग अलग तरह के पॉपअप्स मिलते रहते हैं, अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आती रहती हैं, जो हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने ना उन्हें कभी विजिट किया होता, ना हमने कभी उन प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च किया होता। वी डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, बट दे फ्रिक्वेंटली अपीयर। तो ये जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनोइंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज स्लो डाउन योर पीसी। ऑब्वियसली जब हमारे सिस्टम में कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, तो वो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन तो करेगा ही करेगा। द एडवेयर सॉफ्टवेयर वर्किंग इन द बैकग्राउंड एंड द बॉम्बार्डमेंट ऑफ एड्स कैन स्लो योर पीसी टू अ क्रॉल। जो एडवेयर सॉफ्टवेयर की वजह से जो एड्स की बॉम्बार्डमेंट होती रहती है हमारे सिस्टम पे, उसकी वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्रेट आता है वो है स्पैमिंग। अभी तक हमने वायरसेस पढ़े, फिर हमने स्पाईवेयर पढ़ा, देन एडवेयर पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैम वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। इवन अगर आप लोग ईमेल्स यूज करते हैं, जीमेल आई थिंक हर किसी ने यूज किया होगा, तो वहां भी आपके पास स्पैम्स होते हैं, लाइक इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड, स्पैम, जंक मेल, उस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो स्पैम होता क्या है? जब भी कोई भी ईमेल बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजी जाती है, बल्क में भेजी जाती है, तो उसे जनरली स्पैम कंसीडर किया जाता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, हमने आई थिंक ये चैप्टर 10 में जो है वहां पे स्टडी किया था मेल्स के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे कि जंक मेल्स और स्पैम्स जो हैं वो क्या होते हैं। उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो स्पैम्स में इंक्लूड होती हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। Spamming refers to the sending of bulk mail by an identified or unidentified sources. Spamming क्या होती है कि बल्क में, यानी कि बहुत सारे यूजर्स को कोई मेल सेंड करना। अब वो मेल किसी आइडेंटिफाइड सोर्स से भी हो सकती है और किसी अनआइडेंटिफाइड सोर्स से भी हो सकती है। जनरली अनआइडेंटिफाइड सोर्स से जो होती हैं वो इलीगल और बोगस मेल्स होती हैं, और आइडेंटिफाइड सोर्सेज से जो होती हैं वो यूजफुल होती हैं, बट कई बार यूजफुल मेल्स भी स्पैम में चली जाती हैं। अब लाइक अगर आपने किसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किए हैं, तो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है या कोई कुछ भी ऐसे एग्जाम का जब हम फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारे अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस फॉर्म को फिल करते हैं।
तो जो यूनिवर्सिटी है या जो अथॉरिटी है जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, उसे जब कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सभी स्टूडेंट्स को या फिर जिनने वो फॉर्म फिल किया है उन तक पहुंचानी होती है, तो वो बल्क मेल करते हैं। यानी कि उन्हें तो सब स्टूडेंट्स को मेल करनी है, तो वो सेम मेल सबको सेंड करनी है, तो वो एक साथ सभी को मेल कर देते हैं। तो वो भी बल्क मेल हुई। तो लेकिन वो एक आइडेंटिफाइड लीगल सोर्स से है, बट स्टिल है तो बल्क मेल ही। तो इसलिए वो मेल्स भी हमारी स्पैम में चली जाती हैं, और इसीलिए हमेशा हमें कहा जाता है कि हमें अपने स्पैम्स जो हैं वो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो इस तरीके की मेल्स स्पैम में चली जाती हैं। इन नॉन मैलिशियस फॉर्म, bulk advertising mail is sent to many accounts। कई बार जो है बल्क एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं जो कि हमें बहुत सारे अकाउंट्स तक सेंड करनी होती हैं। इन malicious form, the attacker keeps on sending bulk mails until the server run out of the disk space। तो जो नॉन मैलिशियस का था उसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। यहाँ पे इन्होंने बल्क एडवर्टाइजमेंट दिया है, बट मैंने आपको एग्जाम के एग्जाम्पल से समझाया है जो कि शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाए। बट जो मैलिशियस फॉर्म होती है, यानी कि जो इलीगल फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि जो मैलिशियस सेंडर है, जो अटैकर है, वो बार बार बल्क मेल्स को सेंड करता रहता है जब तक कि हमारी मेमोरी आउट ऑफ द स्पेस नहीं हो जाती, हमारा सारा का सारा डिस्क स्पेस जो है वो रन आउट नहीं हो जाता। तो ये डिफरेंस होता है मैलिशियस और नॉन मैलिशियस में, यानी कि जो आइडेंटिफाइड सोर्सेज होते हैं उनमें और जो अनआइडेंटिफाइड होते हैं उनमें। यहाँ पर हमें ये नोट दिया गया है, यू कांट गेट अ वायरस सिंपली बाय रीडिंग ईमेल। It is activated only when you click a link in it or open an attachment। तो यहाँ पे ये हमें ये बता रहा है कि कभी भी किसी भी मेल को रीड करने से हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आता है। अगर उस मेल के थ्रू वायरस भेजा भी गया है तो वो हमारे सिस्टम में तभी आएगा जब हम उस मेल में गिवन लिंक को ओपन करें, या फिर अगर उस मेल में कोई अटैचमेंट है उसे डाउनलोड करें या फिर ओपन करें। अदरवाइज अगर हमने मेल को सिर्फ ओपन करके रीड किया है तो उससे वायरस हमारे सिस्टम में नहीं आ सकता। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया स्पैमिंग होती क्या है, बट इससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं हमारे सिस्टम में। फर्स्ट वन इज स्पैम रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। स्पैम की वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। कैसे? द बिलियंस ऑफ स्पैम मैसेजेस circulating across the internet can disrupt email delivery, degrade system performance and reduce overall productivity। अभी हमने पढ़ा कि जो मैलिशियस फॉर्म होती है उसमें अटैकर जो है बार बार मेल सेंड करता ही रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पैम मैसेजेस जो हैं वो इंटरनेट पे सर्कुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ऑथेंटिक मेल्स होती हैं उनकी डिलीवरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज स्पैम ईट अप योर टाइम। अब हमारे पास बहुत सारी स्पैम मेल्स आती रहती हैं, उनमें से रेयर ही कोई जो है वो यूजफुल होती है, जैसे कि एग्जाम वाला बताया। अदरवाइज ज्यादातर जो स्पैम मेल्स होती हैं वो यूजलेस होती हैं। तो हमें उन मेल्स को डिलीट करते रहना चाहिए, और यही एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास। बट इतनी सारी मेल्स को डिलीट करने में भी टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए जो स्पैम्स होते हैं वो हमारे टाइम को भी ईट अप करते हैं। Deleting spam emails seems like the simple solution, but it eats up a significant amount of productivity, or we can say the significant amount of our time. Next one is spam can lead to worse things। कई बार spam जो है वो इससे कहीं ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। लाइक जो हमने अभी पढ़ा कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, टाइम वेस्ट होता है, उससे भी ज्यादा हार्मफुल वो हो सकते हैं। कैसे? Spam messages may contain offensive or fraudulent material and can even be used to spread viruses। कई बार spam mails में जो है offensive
मटेरियल होता है और वो वायरसेस को स्प्रेड करने के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि काफी हार्मफुल होता है। और इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें कभी भी ईमेल में गिवन लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए, उन अटैचमेंट्स को डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो स्कैन नहीं हो जाती। नाउ नेक्स्ट इज पीसी इंट्रूजन। पीसी इंट्रूजन क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पीसी हम सबको पता ही है, that is personal computer. Every PC, that is personal computer connected to the internet, is a potential target for hackers. कोई भी पर्सनल कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो हैकर्स का मेन टारगेट होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है उसे हैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे आप इतना इजीली हैक नहीं कर सकते। तो जो कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वही हमारे हैकर्स के टारगेट बनते हैं। कंप्यूटर्स आर अंडर कॉन्स्टेंट अटैक फ्रॉम साइबर वैंडल्स। जो साइबर वैंडल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारे सिस्टम्स पे अटैक करते रहते हैं कि कोई ना कोई अटेम्प्ट तो उनका सक्सेसफुल होगा ही होगा। पीसी इंट्रूजन कैन ओकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। पीसी इंट्रूजन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा भी था, डिनायल ऑफ सर्विसेज, स्वीपर अटैक, इस तरीके से कई सारी फॉर्म्स होती हैं। हम वन बाय वन देख लेते हैं तीनों को। फर्स्ट वन इज स्वीपर अटैक। स्वीपर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीप कर देना। स्वीप मतलब किसी चीज को डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। This is another malicious program used by hackers. It sweeps, delete all the data from the system. तो कई बार हैकर्स जो हैं वो ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो हमारे सिस्टम के सारे डाटा को डिलीट कर देता है, इसे बोलते हैं स्वीपर अटैक, और ये पीसी इंट्रूजन का एक टाइप होता है। सेकेंड वन इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ अटैक eats up all the sources of a system and the system or application comes to a halt. इसमें क्या होता है कि जो अटैक होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि वो प्रोग्राम जो है वो हमारे सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को खा जाता है, ईट अप कर लेता है, मतलब वो हमारे सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को बिजी कर देता है और हमारा सिस्टम जो है वो हॉल्ट हो जाता है, यानी कि हैंग हो जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम का कोई भी रिसोर्स जो है अवेलेबल नहीं होता कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। वो सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। वो प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को बिजी कर देता है, जिससे कि सिस्टम एकदम से होल्ड पे आ जाता है, हैंग हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच एन अटैक इज फ्लडिंग अ सिस्टम विद जंक मेल। और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है वो क्या है कि जो अटैकर है वो कॉन्स्टेंटली जंक मेल्स भेजता रहता है जब तक कि सिस्टम आउट ऑफ द स्पेस नहीं हो जाता। अब जब सिस्टम आउट ऑफ द स्पेस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? जंक मेल्स को तो वो सेंड करना बंद कर देगा, बट अब अगर कोई ऑथेंटिक मेल भी आएगी तो वो भी रिसीव नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑलरेडी हम जो है वो आउट ऑफ द स्पेस हो चुके हैं, हमारे पास कोई मेमोरी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड गेसिंग। ये भी पीसी इंट्रूजन का ही एक टाइप होता है। मोस्ट हैकर्स क्रैक और गेस पासवर्ड ऑफ सिस्टम अकाउंट्स एंड गेन एंट्री इनटू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। ज्यादातर हैकर्स जो हैं वो हमारे सिस्टम के पासवर्ड्स क्रैक कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें हमारे सिस्टम में एंट्री मिल जाती है, एंड देन दे यूज इट फॉर कॉजिंग डैमेज इन वन और अनदर फॉर्म। और एक बार जब उन्हें एंट्री मिल गई तो वो किसी भी फॉर्म में जो है हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये सारा था हमारा पीसी इंट्रूजन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इवैस्ट्रॉपिंग की। इवैस्ट्रॉपिंग जो है वो क्या होती है। ये हमारा 6th थ्रेट है। फर्स्ट हमने वायरस पढ़ा था, सेकंड हमने स्पाईवेयर पढ़ा, थर्ड हमने एडवेयर पढ़ा था, उसके बाद 4th स्पैमिंग पढ़ा हमने, और 5th पीसी इंट्रूजन। नाउ 6th वन इज इवैस्ट्रॉपिंग। इसके बाद 7th हम पढ़ेंगे फिशिंग एंड फार्मिंग के बारे में, और 8th जो है वो कुकीज से रिलेटेड होगा।
अब सबसे पहली चीज कि eavesdropping जो है वो होती क्या है। Eavesdropping is a passive attack in which an attacker gains access to the communication medium through which some communication is taking place and then listen to the communication and get information about the content of the message. Eavesdropping क्या होती है? Eavesdropping में जो अटैकर होता है उसे किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का जो है वो ऑथराइजेशन मिल जाता है और फिर उस कम्युनिकेशन मीडियम पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो उस कम्युनिकेशन को सुन सकता है और फिर उसकी हेल्प से उसे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। Eavesdropping can be carried out through all communication devices. आज के टाइम में जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मीडिया यूज हो रही हैं उन सभी पे eavesdropping जो है वो पॉसिबल होती है। लाइक हमारे टेलीफोन सिस्टम्स हैं, ईमेल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हैं और बाकी की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं लाइक चैट रूम्स हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इन सब पे eavesdropping पॉसिबल होती है। Eavesdropping activities do not affect normal operation of transmission and कम्युनिकेशन। जो eavesdropping होती है उससे हमारे ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो इफेक्ट नहीं होता। यानी कि लाइक हम अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं उस टाइम किसी अटैकर ने हमारे कम्युनिकेशन चैनल को eavesdrop कर लिया, यानी कि उसने उस पर अटैक किया, उसे एक्सेस मिल गया, बट स्टिल हमें कोई पता नहीं चलेगा। ना तो बीच में हमारे मैसेजेस जो हैं वो अफेक्ट होंगे, हम जो भी ट्रांसमिट करेंगे वो मैसेज पहुंचेगा रिसीवर तक और फिर वो जो भी रिप्लाई भेजेगा वो हम तक पहुंचेगा, तो मैसेजेस के ट्रांसमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। Thus both the sender and the recipient can hardly notice that the data has been stolen, intercepted or defaced। और इसी रीजन की वजह से सेंडर और रिसीवर यानी कि जो उस कम्युनिकेशन चैनल पे जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि किसी ने उनके डाटा को स्टील कर लिया है या फिर जो है उसे डिफेस कर लिया है, उनकी इंफॉर्मेशन को उसने चुरा लिया है। For example, while sending emails, if the email message is not encrypted and digital signature has not been used, then the attacker can exploit these security loopholes। जब भी हम मेल सेंड करते हैं तो अगर हमने मेल को इनक्रिप्ट नहीं किया है, उस पर कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो अटैकर्स के लिए इन सिक्योरिटी लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है। सिक्योरिटी लूप होल्स मीन्स जहां भी हम सिक्योरिटी से चूक जाते हैं, यानी कि जहां भी हम कुछ भी जो है वो ऐसा छोड़ देते हैं जिसे कि इजीली अटैक किया जा सके। बिकॉज ऑफ दीज सिक्योरिटी लैप्सेस, अटैकर्स कैन लॉन्च अ मैन इन द मिडल अटैक ऑन द नेटवर्क एंड इंटरसेप्ट द मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड। और इन्हीं सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से जो अटैकर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन में मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सेंडर और रिसीवर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बट अटैकर्स एक थर्ड पर्सन को बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहे होते हैं उन्हें स्टील किया जा सके। द अटैकर कैन देन डिफेस द मैसेज एंड सेंड इट टू द रिसिपिएंट। उसके बाद जो अटैकर है वो क्या करेगा कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा था वो उसे डिफेस करके रिसिपिएंट को भेज देगा, यानी कि सेंडर ने कुछ और मैसेज भेजा होगा बट वो जो मैन इन द मिडल है यानी कि जो अटैकर है वो उस मैसेज को चेंज कर देगा और रिसिपिएंट को भेज देगा। द रिसिपिएंट is then deceived into believing the defaced message is the real message। अब जो रिसिपिएंट है उसे तो यही लगेगा कि सेंडर ने ये मैसेज भेजा है और इसी वजह से वो डिसीव हो जाता है, यानी कि चीटेड होता है कि रिसिपिएंट को ये लगता है कि जो सेंडर है जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा था उसने ये मैसेज भेजा है और वो उस मैसेज को रियल मैसेज समझ के उस पर बिलीव कर लेता है।
एंड में एक्ट एज पर द डिफेस्ड मैसेज, और जैसा उस डिफेस्ड मैसेज में लिखा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। एंड में प्रोवाइड पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और उस मैसेज में अगर कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी होती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है, बिकॉज वो लगता है कि जो सेंडर है यानी कि जिसके साथ वो बात कर रहा था उसने ये इंफॉर्मेशन मांगी है और वो उसका ट्रस्टेड पर्सन है, तो इसलिए वो उसे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। बट एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचती है? उस मिडल मैन तक जिसने की कम्युनिकेशन चैनल को हैक किया था। अब वो इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन कर लेता है और सेंडर तक कुछ और मैसेज जो है वो पहुंचा देता है, और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को का कोई भी मिसयूज जो है वो कर सकता है। Similarly, sending or providing confidential information over insecure protocol like HTTP makes the information more prone to eavesdropping attacks. सिमिलरली अगर हम किसी भी इनसिक्योर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, तो वो भी जो है वो इवेस्ड्रॉपिंग अटैक्स के लिए और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, यानी कि उनपे अटैक और ज्यादा इजी हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा HTTP प्रोटोकॉल तो बहुत सिक्योर होता है, तो यहीं पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जो सिक्योर प्रोटोकॉल है वो होता है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसमें साथ में स्मॉल एस अटैच्ड होता है। सिर्फ HTTP जो है वो सिक्योर नहीं होता। तो हमें हमेशा हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो सब हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिक्योर प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही ट्रांसफर करनी चाहिए। तो ये था हमारा इवेस्ड्रॉपिंग के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा फिशिंग और फार्मिंग, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट्स मुझसे कमेंट करके पूछिए। मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, समझ आ रही हैं या नहीं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।